नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में अपन चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। और दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला का ये पार्ट देखने से पहले आप दो जो पार्ट है वो और प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो, जो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है। और दोस्तों, इस पार्ट से राजस्थान की जो चित्रकला की लघु शैलियाँ थी, मुख्य मुख्य, वो अपन पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस YouTube की जो वीडियोस की लिंक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको सारे जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें हमने पढ़ा था, हम यूँ कह सकते हैं कि टोटल राजस्थान की चित्रकला में दोस्तों 4 स्कूलें थी, जो सेकंड पार्ट में जिनके बारे में बताया गया है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सबसे पहले दोस्तों अपन मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थानी चित्रकला की, बताओ पहली शैली कौन सी, स्कूल कौन सी है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। बताओ इस पेंटिंग्स का नाम क्या है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में दोस्तों 4 उप शैलियां हैं या 4 लघु शैलियां हैं। देखिएगा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर में सबसे पहले जो शैली आती है दोस्तों, लघु शैली, हम यूं कह सकते हैं, उसका नाम है दोस्तों उदयपुर शैली। या देखिएगा, उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको बताओ किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ के नाम से। तो इसको हम मेवाड़ शैली भी कह सकते हैं, उदयपुर शैली, या फिर बताओ कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। दोस्तों, इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि इसके कौन कौन से चित्रकार थे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि शैली की विशेषता क्या क्या रही थी। सारी चीजें इसके बारे में आपको अध्ययन करनी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली है, इसे राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजस्थान में चित्रकला आई थी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं और गुजरात में जो जैन धर्म था और अजंता की गुफाओं में जो बौद्ध धर्म था, और वो जो चित्रकला की शैली थी जिसका अपभ्रंश रूप राजस्थान में आया था, वो मेवाड़ के रास्ते से आया था। और सबसे पहले कौन सी शैली में? उदयपुर शैली में। इसलिए इस शैली को राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कहा जाता है। और दोस्तों, राजस्थान की जो अन्य चित्र शैलियां हैं उन सब का जन्म भी किससे हुआ है? उदयपुर शैली से हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को इसके बारे में यह पढ़ना है कि जो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, उदयपुर शैली को राजस्थानी चित्रकला की बताओ क्या कहा जाता है? मूल शैली कहा जाता है। मूल शैली कहा जाता है। मूल शैली कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम चित्रकला मेवाड़ के रास्ते से आई थी। मेवाड़ के रास्ते से आई थी तथा राजस्थान की बाकी अन्य शैलियों का जन्म भी तथा राजस्थान की बाकी अन्य चित्र शैलियों का जन्म भी
बाकी अन्य शैलियों का जन्म भी इसी से हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो यहां से एक पुटअप होता है सबसे पहले कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किसे कहा जाता है। तो बताओ आपका उत्तर क्या होगा, उदयपुर या मेवाड़ शैली। अगर आपको उसका रीजन पूछे कि उदयपुर शैली को राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन है कि जो राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला आई थी वो किस रास्ते से आई थी, मेवाड़ के रास्ते से। और जो राजस्थानी चित्रकला की अन्य शैलियां थी, जितनी भी शैलियां हैं, उन सब का जन्म किससे हुआ है, मेवाड़ शैली। इसलिए दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली को कहा जाता है। आगे देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि उदयपुर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था। प्रारंभकर्ता, दोस्तों प्रारंभकर्ता से तात्पर्य है कि उदयपुर शैली में या मेवाड़ शैली में जो सबसे पहले चित्र बने थे वो किस राजा के काल में बने थे। देखिएगा, वो उसी राजा का काल हम यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली का क्या कहलाएगा, प्रारंभिक काल कहलाएगा। तो दोस्तों जो मेवाड़ शैली है उसका प्रारंभकर्ता महाराणा कुंभा कहलाता है। बताओ मेवाड़ शैली का प्रारंभकर्ता कौन था, महाराणा कुंभा, जिनको कटार और कलम का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा दोस्तों ऑलराउंडर आदमी था या ऑलराउंडर राजा थे महाराणा कुंभा, जो एक महान सैनिक भी थे, एक महान सेना नायक भी थे, एक महान शासक भी थे, और उसके साथ में इन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, संगीत के ये महान ज्ञाता थे। और इसी के समय मेवाड़ शैली में चित्र बनना विधिवत रूप से शुरू हुए थे। इसलिए दोस्तों मेवाड़ शैली का प्रारंभकर्ता महाराणा कुंभा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक तो होता है प्रारंभकर्ता और एक होता है दोस्तों सुवर्ण काल। अब ध्यान रखिएगा, मेवाड़ शैली का प्रारंभकर्ता जरूर महाराणा कुंभा है, लेकिन दोस्तों मेवाड़ शैली का सुवर्ण काल का मतलब है गोल्डन एज, अर्थात जिस राजा के काल में मेवाड़ शैली में सबसे ज्यादा चित्र बने थे या चित्रकला पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, उस राजा का काल दोस्तों उस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो देखिएगा, मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। मेवाड़ के एक राजा बने थे और दोस्तों इनका नाम क्या था, महाराणा जगत सिंह प्रथम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जगत सिंह नाम के दो राजा बने थे, एक जगत सिंह सेकंड था और एक जगत सिंह फर्स्ट था। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है, लेकिन दोस्तों इनका काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल क्यों कहलाता है, तो दोस्तों इन्होंने चित्रकला पर इतना ध्यान दिया था कि इन्होंने चित्रकला का एक अलग विभाग स्थापित किया था, और दोस्तों उस विभाग का नाम था चितेरा री ओवरी। बताओ उस विभाग का नाम क्या था, चितेरा री ओवरी, या इस विभाग को तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। चितेरा री ओवरी या तस्वीरारो कारखानों। आपसे अगर पूछे कि ये जो विभाग है ये राजस्थान में कहां स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये विभाग राजस्थान में स्थित है, उदयपुर में, झीलों की नगरी में। और देखिएगा, ये चित्रकला का विभाग था और इस विभाग को स्थापित किसने किया था, जगत सिंह प्रथम ने। इसलिए दोस्तों जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। लेकिन दोस्तों यदि ऑप्शन में जगत सिंह प्रथम नहीं हो और ऐसा प्रश्न पूछे कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किस राजा का काल कहलाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अमर सिंह प्रथम। वो उस कंडीशन में जब जगत सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो आपको अमर सिंह प्रथम करना है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली में हम यूं कह सकते हैं, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र, जैसे कि हमने राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन पढ़ा था, चित्र ओद निरुक्ति वर्ती या 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, उसी प्रकार दोस्तों मेवाड़ शैली का सबसे पुराना चित्र कौन सा था, अर्थात जिसका चित्रण इस शैली में सबसे पहले हुआ था, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस चित्र का नाम था श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी।
श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक चित्र है उदयपुर या मेवाड़ शैली का, और ये सबसे प्राचीन चित्र है। ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता आपसे पूछे तो क्या है, ये उदयपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्र है। लेकिन दोस्तों इस चित्र के बारे में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र जो चित्र है, इस चित्र का चित्रण किस राजा के काल में हुआ था। तो दोस्तों उदयपुर में, या हम यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ की हिस्ट्री में एक राजा बने थे जिनका नाम था दोस्तों तेज सिंह। उदयपुर के एक राजा, और उनका नाम बताओ क्या था, तेज सिंह। तेज सिंह के काल में दोस्तों श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी नामक चित्र का चित्रण हुआ था। इसके बाद में हम यूं कह सकते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि इस चित्र का चित्रण हुआ कब था। तो दोस्तों इसका चित्रण हुआ था 1260 ईस्वी में। दोस्तों ये जो चित्र है श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी, हम यूं कह सकते हैं ये चित्र दोस्तों ताड़ के पात्र पर चित्रित है। ताड़ के पात्र पर चित्रित है, ध्यान रखिएगा। और श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी जो नामक चित्रकार है, ये जो चित्र है दोस्तों, इस चित्र का जो चित्रकार था, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था कमल चंद्र। बताओ चित्रकार का नाम क्या था, कमल चंद्र। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस चित्र का चित्रण किसने किया था। तो दोस्तों श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी नामक चित्र का चित्रकार कौन था, कमल चंद्र था। इस चित्र का चित्रण 1260 ईस्वी में मेवाड़ के राजा तेज सिंह के काल में हुआ था, और कौन से पात्र पर, ताड़ के पात्र पर हुआ था। आगे देखिएगा दोस्तों, ये था मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र, और उसके बारे में इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ शैली के चित्रकार या उदयपुर शैली के चित्रकार, मेवाड़ शैली के चित्रकार अर्थात वो कौन कौन से पेंटर थे जिन्होंने मेवाड़ शैली में चित्रण का कार्य किया था। दोस्तों इनका नाम पता होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इनको याद करने के लिए अपन कालिया की सहायता ले सकते हैं। देखिएगा इनको याद किस प्रकार करना है, देखिएगा वेरी सिंपल है। ये एक आदमी है बताओ, और ये कौन है, कालिया है। देखिएगा ये एक व्यक्ति है, हम यूं कह सकते हैं कालिया। दोस्तों ये जो कालिया है वो बहुत ही पैसे वाला है। देखिएगा इसने जोधपुरी कोट पैंट पहन रखे हैं। देखिएगा पीटर इंग्लैंड की इसने जींस पहन रखी है, वुडलैंड के इसने जूते पहन रखे हैं। और देखिएगा कालिया पैसे वाला है। और आपको पता है जो साहब लोग होते हैं वो बताओ अपने यहाँ पर क्या डालते हैं, कमल डालते हैं। बताओ जेब में क्या डालते हैं, कमल। कोट पैंट पहनते हैं तब। तो दोस्तों कालिया ने अपने जेब में क्या डाल रखा, कमल। कमल से आपको याद रखना कमल चंद्र है। अब देखो कालिया ने जेब में क्या डाला, कमल है। और बताओ कमल जब डालकर जाएगा तो कालिया साहब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों साहब से आपको याद क्या रखना है, साबुदीन है। अब देखिएगा कालिया ने जेब में कमल डाला है, कालिया साहब बना है। तो बताओ कालिया बिना धन के क्या साहब बन सकता है क्या। तो दोस्तों धन से याद क्या रखना है, धनराज है। बताओ बिना भगवान की कृपा के कालिया के पास धन आ सकता है क्या। तो इससे याद क्या रखना है, कृपाराम। कालिया ने जेब में क्या डाला, कमल, क्योंकि कालिया क्या लग रहा था, सांप लग रहा था। सांप लगने के लिए कालिया के पास क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। और धन कब आएगा, जब कालिया के ऊपर भगवान की क्या होगी, कृपा होगी। अब देखिएगा दोस्तों जब कालिया इस प्रकार एकदम सज धज के जाएगा तो कालिया क्या लगेगा, हीरो लगेगा। हीरो से आपको याद क्या रखना है, हीरानंद। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जगन्नाथ, मनोहर और उमरा, जगन्नाथ, मनोहर और उमरा, ये भी दोस्तों मेवाड़ शैली के चित्रकार है। इसको आपको अच्छे से आसानी से याद करना है। मैक्सिमम एग्जाम में प्रश्न चित्रकारों के नाम से बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रश्न है श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी वाला, दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2018 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया हुआ है, अच्छे से याद करिएगा इसको। और चित्रकारों को भी आपको अच्छे से नॉलेज में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
आगे देखिएगा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेवाड़ शैली की विशेषता, अर्थात इस शैली की क्या क्या विशेषता रही है। मेवाड़ शैली की विशेषता, दोस्तों विशेषता में सबसे पहले देखिएगा, एक भारत के जाने माने एक लेखक है और उन लेखक का नाम बताओ क्या, विष्णु शर्मा है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम बताओ क्या था, पंचतंत्र था। बताओ विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पंचतंत्र। दोस्तों अगर आप कोई अच्छा एग्जाम्स देते हो तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र नामक पुस्तक में विष्णु शर्मा ने किन चीजों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों पंचतंत्र नामक पुस्तक में मानव जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख है, मानव जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख, या हम यूं कह सकते हैं कि इस पुस्तक में क्या है, मानव जीवन के सिद्धांत है। दोस्तों विष्णु शर्मा ने ये जो पुस्तक है वो हम यूं कह सकते हैं कि ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। लेकिन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इस पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है, इस पंचतंत्र नामक पुस्तक का अनुवाद बताओ फारसी भाषा में किसने किया था, और इसका जो अनुवाद फारसी भाषा में करके और उसका नाम फिर क्या रखा था, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम फारसी भाषा में अनुवाद करके और इसका नाम रख दिया गया था आयर ए दानिश। ध्यान रखिएगा, विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी थी, पंचतंत्र। और दोस्तों पंचतंत्र नामक पुस्तक का अनुवाद करने वाले और कोई नहीं जबकि अबुल फजल थे। बताओ इसका अनुवाद किसने किया था, अबुल। बताओ कौन सा अबुल है, अबुल है, और कौन सा जल है, फजल है। अबुल फजल ने बताओ पंचतंत्र का अनुवाद कौन सी भाषा में किया दोस्तों, फारसी भाषा में अनुवाद किया। फारसी भाषा में इस पुस्तक का बताओ क्या कर दिया, अनुवाद। और फारसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद करके इसका नाम क्या रख दिया, आयर ए दानिश। जबकि ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का मूल नाम क्या था, पंचतंत्र था। अब दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आयर ए दानिश ये जो पुस्तक है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये घटना किस पे आधारित है। तो दोस्तों ये घटना दो गीदड़ों पर आधारित है। देखिएगा एक जो गीदड़ है उसका नाम इसमें बताया गया कलीला, देखिएगा, और एक जो गीदड़ है उसका नाम बताओ क्या बताया गया, दमना। हम यूं कह सकते हैं दो गीदड़ों का उल्लेख है। और देखिएगा एक गीदड़ का नाम बताओ क्या, कलीला, और दूसरे का नाम बताओ क्या है, दमना। ये कलीला और दमना नामक बताओ क्या है, ये दो गीदड़ है। हम यूं कह सकते हैं कलीला और दमना बताओ क्या है, दो गीदड़ है। अब दोस्तों कलीला जो है वो इस घटना में अच्छाई का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि घटना इन्हीं चीजों पर आधारित होती है, अच्छाई और बुराई। दमना बुराई का प्रतीक है जबकि कलीला किसका प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की उस चित्र शैली का नाम बताइएगा जिसमें गीदड़ों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है, या कलीला और दमना नामक गीदड़ों का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों उस शैली का नाम है मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली। और हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पंचतंत्र का अनुवाद फारसी भाषा में, पंचतंत्र का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था। तो दोस्तों उसका नाम क्या था, अबुल फजल था। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो हम यूं कह सकते हैं पुटअप होता है। अबुल फजल का एक भाई था दोस्तों फैजी, और फैजी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और उसका नाम रखा था, बताओ क्या नाम रखा था महाभारत का। देखिएगा महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था, फैजी ने, और उसका नाम क्या रखा था। यह आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उतर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल का फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और फैजी वाला भी 100% पूछा जाएगा। इस प्रकार देखिएगा तो मेवाड़ शैली की पहली विशेषता तो ये हो गई, हम यूं कह सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों मेवाड़ शैली की दूसरी विशेषता क्या है। देखो इसके चित्र से आपको याद रखना है, मेवाड़ शैली का जो कालिया है देखिएगा उसको किस प्रकार चित्रित किया गया। कालिया की आंखें जो है बिल्कुल छोटी छोटी है और कालिया का कद भी दोस्तों छोटा है, लेकिन कालिया कालिया नहीं है, कालिया सांवला है। और इसकी जो पगड़ी है दोस्तों ये चौकोटी पगड़ी बताई गई है।
ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस चौकोटी पकड़ी पर भी दोस्तों फूंदे लटक रहे हैं। बताओ कालिया की चौकोटी पकड़ी पर क्या लटक रहे हैं? फूंदे। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में चौकोटी पगड़ी का प्रयोग हुआ है? तो बताओ वो उसका उत्तर क्या होगा? मेवाड़ शैली। बताओ इसमें लटक क्या रहे हैं? फूंदे है। तो हम यूं कह सकते हैं लटकते हुए फूंदे। इसके बाद में दोस्तों कालिया की आंखें बताओ कैसी है? छोटी है। आंखें हम यूं कह सकते हैं कि आंखें बताओ कैसी है? छोटी है। आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाए तो कालिया का रंग कैसा है? कालिया कालिया नहीं है, बताओ कालिया कैसा है? गोरा है। और इस शैली में कालिया का कद भी देखिएगा छोटा बताया गया है, हम यूं कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कालिया के लंबी लंबी मूछें हैं और इसका जो चेहरा है ये पूरा दाढ़ी से भरा हुआ है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कालिया का पूरा जो चेहरा है वो किससे भरा हुआ है? दाढ़ी से। और कल में जो है वो ये कान तक आई हुई है। तो लंबी मूछें और चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ, ये भी मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, लंबी मूछें और हम यूं कह सकते हैं कि चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ। लंबी मूछें हैं और बताओ चेहरा किससे भरा हुआ है? दाढ़ी से भरा हुआ है। दोस्तों ये मेवाड़ शैली की दो विशेषताएं हैं, आप इनका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कुछ विशेषताएं और है, जैसे कि हम यूं कह सकते हैं कि इस शैली में, मेवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में दोस्तों एक जानवर है और उस जानवर का नाम बताओ क्या है? हाथी। और एक पक्षी है दोस्तों और उस पक्षी का नाम बताओ क्या है? चकोर पक्षी। हाथी व चकोर पक्षी का चित्रण हुआ है। देखिएगा ये प्रश्न सीधा एग्जाम में बनने लायक है कि हाथी और चकोर पक्षी का चित्रण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मेवाड़ शैली। देखिएगा एक तो किसका चित्रण? हाथी का, और एक बताओ कौन सा पक्षी? चकोर पक्षी। इन दोनों का चित्रण हम यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली में हुआ है। आगे देखिएगा दोस्तों 4 नंबर पे, नारी को अर्थात महिला को, नारी को मेवाड़ शैली में, नारी को मेवाड़ शैली में विप्रलब्धा के रूप में, विप्रलब्धा के रूप में चित्रित किया गया है। विप्रलब्धा के रूप में चित्रित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नारी को विप्रलब्धा के रूप में किस शैली में चित्रित किया गया। तो दोस्तों उसका भी उत्तर क्या होगा? मेवाड़ शैली। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों एक तो होता है ग्रंथ और एक होता है टीका। तो महाराणा कुंभा ने कई ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी और कुछ ग्रंथ भी थे जो अलग अलग विद्वानों के हैं, उनका चित्रण भी दोस्तों मेवाड़ शैली में हुआ है। जैसे कि देखिएगा एक विद्वान है, हम यूं कह सकते हैं जयदेव, जयदेव की गीत गोविंद। देखिएगा ये ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद, और गीत गोविंद नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? बताओ, जयदेव है। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका, दोस्तों ये महाराणा कुंभा ने लिखी थी, रसिक प्रिया की टीका। इसके अलावा देखिएगा एक ग्रंथ है, हम यूं कह सकते हैं रागमाला, 12 मासा, रागमाला, 12 मासा आदि ग्रंथों का चित्रण है, आदि ग्रंथों का चित्रण
मेवाड़ शैली में हुआ है। आदि ग्रंथों का चित्रण बताओ कहां हुआ है? मेवाड़ शैली में हुआ है। ये देखिएगा, ये कुछ मेवाड़ शैली की विशेषता है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों मेवाड़ शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ता है और वो किस किस राजा के काल में पड़ता है, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। दोस्तों प्रभाव का मतलब क्या है? प्रभाव का मतलब है कि जब कोई राजा किसी की अधीनता स्वीकार कर लेगा, बताओ जब कोई राजा किसी राजा की क्या कर लेगा? अधीनता स्वीकार, तो हम यूं कह सकते हैं कि उसके समय उस शैली पर प्रभाव पड़ जाएगा। देखो वो प्रभाव कैसे, देखिएगा प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मेवाड़ रियासत के राजा और अगर उन्होंने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो मुगलों का जो चित्रण की कला है, जब दोनों का आना जाना होगा, अधीनता स्वीकार हो गई है, तो मेवाड़ के चित्रकार मुगल शैली में जाएंगे और मुगल जो चित्रकार है वो कहाँ आएंगे? मेवाड़। सपोज करो मेवाड़ का कोई चित्र दिल्ली, कोई चित्रकार कहाँ गया? दिल्ली, और वहां जाकर उसने वहां के कुछ चित्रों की विशेषता देखी और उन चित्रों का रूप जो है वो कहां बना दिया? मेवाड़ में। तो दोस्तों मेवाड़ शैली का प्रभाव कहां पड़ गया? उदयपुर शैली, मुगल शैली का प्रभाव कहां पड़ गया? मेवाड़ शैली पर पड़ गया। और वो किस प्रकार पड़ा? क्योंकि उन्होंने क्या स्वीकार कर रखी थी? अधीनता स्वीकार कर रखी थी। दोस्तों प्रभाव जो है ये हमेशा दो शैलियों का पड़ा है। प्रभाव बताओ कितनी शैलियों का पड़ा है? दो का। देखिएगा सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं कि इंडिया में जो आए थे मुगल है, तो एक तो कौन सी शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव। और दोस्तों जैसे ही मुगलों का आधिपत्य कमजोर हुआ था या हिंदुस्तान से मुगल कमजोर होने लगे थे, उसके उपरांत हम यूं कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शैली थी उसका नाम था दोस्तों कंपनी शैली। बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का शैली का नाम क्या था? कंपनी शैली, या इसको कुछ लोग अंग्रेजी शैली के नाम से भी जानते थे। कंपनी शैली या अंग्रेजी शैली। दोस्तों ये वेरी सिंपल है। अगर हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा हो और आपको इसमें पढ़ना होगा, हम यूं कह सकते हैं कि हिस्ट्री में मेवाड़ का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो मेवाड़ का वह शासक जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह प्रथम। और महाराणा अमर सिंह प्रथम ने सबसे पहले बताओ क्या की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी महाराणा अमर सिंह प्रथम ने। और महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में ही बताओ मेवाड़ शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ गया? मुगल शैली का। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेज आए कंपनी शैली को लेकर, और दोस्तों राजस्थान के राजाओं ने कुछ संधियां की थी अंग्रेजों से, और उन संधियों का नाम था अधीनस्थ संधियां। दोस्तों अधीनस्थ संधि मेवाड़ के जिन महाराणा ने की थी उन महाराणा का नाम था भीम सिंह। बताओ उन महाराणा का नाम क्या था? महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि करके और मेवाड़ को अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। ध्यान रखिएगा। तो महाराणा भीम सिंह के समय कंपनी शैली या अंग्रेजी शैली का प्रभाव पड़ा और महाराणा अमर सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। ये आपको कुछ चीजें जो है वो इसके बारे में ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको इस शैली के अंतर्गत ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है वो हम यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली से बनता है। देखिएगा पहला प्रश्न आपको जो है ऐसे ध्यान रखना है, वो क्या रखना है दोस्तों? एक चित्र था और उस चित्र का नाम है धन सारकल्प सूत्र। बताओ चित्र का नाम क्या है? धन सारकल्प सूत्र। देखिएगा धन सारकल्प सूत्र जो नामक चित्र है, इसका चित्रण दोस्तों किस राजा के काल में हुआ था? यह प्रश्न एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। धन सारकल्प सूत्र नामक चित्र का चित्रण मेवाड़ रियासत के एक राजा बने थे और उनका नाम था महाराणा लाखा। बताओ नाम क्या था? महाराणा लाखा। याद ऐसे रखना है। देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है धन और यहां पर क्या आ रहा है? लाखा। ठीक है, तो जिसके पास में लाख होते हैं या लाखों पैसे होते हैं वो क्या होता है? करोड़पति। या जिसके पास में लाख पैसे होते हैं वो क्या होता है? धनी आदमी होता है। तो ऐसा आपको याद रखना है कि धन है क्या है? लाख है।
अर्थात धनसार कल्प सूत्र का चित्रण किसके समय हुआ? महाराणा लाखा के काल में। उसके बाद में दोस्तों इसी से आपको एक चित्र का नाम और याद रखना है। देखिएगा उस चित्र का नाम था सुपार्श्वनाथ चरित्र, या दोस्तों इसी चित्र को कहा जाता है सुपनाचरियम। सुपार्श्वनाथ चरित्र, या बताओ इसी को क्या कहा जाता है? सुपार्श्वनाथ चरियम। देखिएगा ये एक ग्रंथ है और दोस्तों इस ग्रंथ पर भी ये एक चित्र बना था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस चित्र का जो चित्रण है वो दोस्तों कब हुआ था, किस राजा के काल में हुआ था? तो दोस्तों इस चित्र का जो चित्रण है वो मेवाड़ रियासत का एक शासक बना था और उनका नाम था महाराणा मोकल। महाराणा कुंभा के पिता का नाम बताओ क्या था? महाराणा मोकल है। महाराणा मोकल के काल में इस चित्र का चित्रण हुआ था। दोस्तों अगर इसके चित्रण का ईयर पूछे तो इसका चित्रण हुआ था 1423 ईस्वी में, और जिस जगह पर हुआ था इसका चित्रण दोस्तों वो जगह थी देलवाड़ा। बताओ उस जगह का नाम क्या था? देलवाड़ा। और ये देलवाड़ा नामक जगह बताओ कहाँ स्थित है? सिरोही में। देलवाड़ा सिरोही में इस चित्र का क्या हुआ था? चित्रण हुआ था। आगे देखिएगा दोस्तों यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, वो ये है कि इस चित्र का चित्रकार कौन था? अर्थात सुपार्श्वनाथ चित्र किसने बनाया था? उसका चित्रकार कौन था? तो दोस्तों इसका चित्रकार था हीरानंद। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हीरानंद नामक चित्रकार ने इसका चित्रण किया था, सुपार्श्वनाथ चरित्र या सुपनाचरियम। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, एक चित्रकार था जिसका नाम था नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए देखिएगा नरोत्तम शर्मा ने एक चित्र बनाया था और उस चित्र का नाम दोस्तों था मुरली मनोहर। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाया था मुरली धारण किए हुए। बताओ उसका नाम क्या था? मुरली मनोहर है। और बताओ मुरली मनोहर नामक चित्र किसने बनाया था? नरोत्तम शर्मा ने। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मोनालिसा के समान बताया गया है। ध्यान रखिएगा, मोनालिसा के सम्मान बताया गया है। बताओ किसके समान बताया गया है? मोनालिसा के समान। जबकि आपसे अगर यूं पूछे कि राजस्थान या भारत की मोनालिसा कौन कहलाती है, तो दोस्तों बनी ठनी को कहा जाता है और एरिक डिक्सन ने कहा था, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये दोस्तों आपकी जो मेवाड़ शैली थी या जो उदयपुर शैली थी ये कंप्लीट हुई। और आपका अंत तक बना रहने के लिए धन्यवाद।